हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं सीआरबीआई के बारे में। ये सब्जेक्ट भी बहुत ज़्यादा बल्कि है ईएसजी की तरह, और अगर हमने एक राइट अप्रोच से नहीं पढ़ा तो सिर्फ 40s में ही मार्क्स आते हैं। पर अगर आपने जो अप्रोच मैं बताने वाली हूँ आज इस वीडियो में उस तरीके से प्रिपरेशन की, तो मैं गारंटी कर सकती हूँ कि आपके 60s में मार्क्स आएंगे और आप एग्जामिशन भी स्कोर कर सकते हो। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि क्या एक स्टडी अप्रोच है, कैसे आपको चैप्टर्स को पढ़ना है। तो पहले तो हमारे सीआरबीआई में 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है? कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग जो कि 40 मार्क्स का है, फिर आपका आ जाएगा वैल्यूएशन जो कि 20 मार्क्स का आता है, और लास्ट आ जाएगा इंसॉल्वेंसी जो कि 40 मार्क्स का है। तो एक काम आप कर सकते हो माइंड में कि आप अपने वैल्यूएशन को ही पहले कंप्लीट कर लो। इसमें 20 मार्क्स आपके लॉक हो जाते हैं। और ऐसा होता है ना कि वैल्यूएशन में भी आपका 20 मार्क्स में भी 10 की मतलब न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। और आईसीएसआई क्या होता है, न्यूमेरिकल्स थोड़ी रिपीटेड पूछ लेती है, तो मतलब ऐसा आप ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्मूला लेके आएगा ही आएगा, पर आप पास्ट ईयर क्वेश्चंस को देख के अपने न्यूमेरिकल्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। क्योंकि ऐसा होता है कि थ्योरी में आप कितना भी बेटर लिख लो ना, एक सेट स्टैंडर्ड होता है उनको मार्क्स देने का। पर अगर आपने न्यूमेरिकल्स एकदम आंसर निकाल दिया है और वो भी सही तरीके से, तो आपको पूरे अच्छे मार्क्स आने के पूरे चांसेस रहते हैं। तो आप यही करो कि अपने वैल्यूएशन में न्यूमेरिकल्स और थ्योरी को इक्वली इंपॉर्टेंस दो। और मैं सच कहूँ ना, तो वैल्यूएशन की थ्योरी इतनी ईज़ी है ना कि आपको अच्छा लगेगा पढ़ने में। तो पहले तो आपके 20 मार्क्स हो गए। उसके बाद आप एक काम कर सकते हो, हम लोगों को अगर आपने ऐसा किया है कि आईबीसी में मतलब आईबीसी लिया है आपने ओपन बुक में, तो आपके लिए बहुत ईज़ी होगा अपना वैल्यूएशन वाला पार्ट मतलब वो इंसॉल्वेंसी वाला पार्ट प्रिपेयर करने में। तो आप फिर ये करो कि वैल्यूएशन के बाद अपना इंसॉल्वेंसी स्ट्रॉन्ग कर लो। कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में भी बहुत सारे चैप्टर्स आते हैं और आपका वो से आपको 40 मार्क्स के लिए पढ़ना है। पर अगर आप इधर इंसॉल्वेंसी को देखो, तो उसमें आपको पूरे 140 मार्क्स, आपका ओपन बुक को भी ऐड कर दो, तो आपको 140 मार्क्स की आईवीसी पढ़नी है। तो आप यही करो कि अपनी आईवीसी को स्ट्रॉन्ग करते चलो। तो मैंने यही किया था अपने टाइम पे कि अपने आईवीसी पे एकदम फोकस किया था। मैंने उसको ओपन बुक समझा ही नहीं था कि वो एक ओपन बुक सब्जेक्ट है। मैंने ऐसे लिया था कि देख, अगर आईबीसी मेरे आगे भी बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, तो मैं अभी से पूरे अपनी चीज़ों को क्लियर रखूँ, ताकि मुझे एग्ज़ाम टाइम पे ज़्यादा बुक ना खोलनी पड़े। मैं ओपन बुक की तरह मतलब सोच ही नहीं रही थी। तो यही कर सकते हो कि आप इंसॉल्वेंसी स्टार्ट करोगे। इंसॉल्वेंसी में भी आप क्या करोगे कि कुछ जैसे सीआईआरपी और वॉलंटरी लिक्विडेशन, लिक्विडेशन वाली चीज़ें कंप्लीट कर लो, वाइंडिंग अप कर लो, तो पीपीआईआरपी कर लो। तो ये एक मतलब स्टैंडर्ड तरीका है कि आप इस तरीके से स्टार्ट करो। पहले ही आप पहले थोड़े बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लो इंसॉल्वेंसी में, और उसके बाद ये चीज़ें करो, तो ये रिपीटेड मोड में आती है, क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी। तो ये चीज़ें ऐसा होता है कि ये थोड़ा रिपीटेड टाइम पे आती ही आती हैं। तो सबसे पहले तो ये करो सीआरबीआई में। वो इतना डीप डाउन करके आपसे नहीं पूछने वाले इंसॉल्वेंसी। जितना ऊपर-ऊपर से आप चीज़ों को अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखोगे, तो उतना वो आपकी हेल्प करेंगे सीआरबीआई को पढ़ने में। फिर आपने पूरा मतलब अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर लो इसमें। ज़्यादा ऐसा नहीं है, देखो अब ये नहीं है कि केस लॉ आएँगे नहीं, पर इसमें आपके वो सेक्शंस, केस लॉज़ इतना ज़्यादा आपके ये सब नॉलेज नहीं चेक करते कि आपने कितना याद किया है। वो सिर्फ़ ये देखते हैं कि बच्चे के पास कितने कॉन्सेप्ट्स क्लियर है इस इंसॉल्वेंसी में। तो वही आप करते चलो। उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि आप अपने इसमें केस लॉज़ का भी ऐसा है कि पूरा थोड़ा क्रक्स याद कर लो, साइटेशन याद कर लो कि इसके बारे में क्या आया था लास्ट, ठीक है? समरी। ऐसा नहीं कि वो पूरे आपको पढ़ने हैं अच्छे से। उसके बाद अपना कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में आप शिफ्ट करो 40 मार्क्स के लिए। उसमें भी आपको क्या करना है, फर्स्ट चैप्टर से नहीं स्टार्ट करना है। ऐसा होता है कि बच्चे जो मैंने देखो पूरा लिख रखा है यहाँ पे कि इसमें स्टार्टिंग में बच्चे क्या करते हैं, फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं जिसमें बहुत लिमिटेड मार्क्स का आता है। तो आप ऐसा कर सकते हो कि डायरेक्ट 6, 7, 8 से स्टार्ट करो। ये अकाउंटिंग, टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी वाले जो चैप्टर्स होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा इग्नोरेंस वाले चैप्टर होते हैं। बच्चा इग्नोर करके चलता है, पर इनसे मैंडेटरी 15 मार्क्स का आ जाता है। इस वजह से बच्चे सिर्फ 40s में आते हैं, क्योंकि वो ये मेजर चैप्टर को इग्नोर करते चलते हैं। वो आपको नहीं करना। तो ये करो अपना कि ये चैप्टर्स को पहले ही स्ट्रॉन्ग कर लो, ठीक है? क्योंकि फर्स्ट चैप्टर हमें भी पता है कि हमारा स्टार्टिंग फर्स्ट चैप्टर से होती है, तो हम लोगों का वो बेस स्ट्रॉन्ग वो होता है स्टार्टिंग से। तो अगर आप बाद में भी पढ़ोगे, तो वो आपके लिए ईज़ी होगा, ठीक है? तो आप यही करना। फिर उसके बाद आप 3, 4, 5 चैप्टर अपना कर लो स्ट्रॉन्ग, ठीक है? उसके बाद आप अपना फर्स्ट, सेकंड करो। और सच कहूँ तो टेक ओवर पे अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना। टेक ओवर इतना ज़्यादा लेंदी है कि आप वो पढ़ने में ही पूरा टाइम यूज़ कर दोगे। तो अगर आप उसे थोड़ा मैराथन से, थोड़ा समरी नोट से पहले ही थोड़ा कट डाउन करते चलो, तो वो आपके लिए ईज़ी होगा। तो आप ये कर सकते हो। फिर उसके बाद ये है कि आप 9, 10, 11 चैप्टर पढ़ो। छोड़ना नहीं है। 9, 10, 11 भी आप थोड़ा मैराथन और इन सब चीज़ों से याद करो।
और कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में ऐसा होता है कि जो स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स होते हैं ना, उनमें आप थोड़ा मैराथन और ये सब मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलो। और लास्ट वाले चैप्टर्स अकाउंटिंग अकाउंटिंग इसमें थोड़ा आपको लर्निंग पार्ट आता है। लाइक आपको इसमें याद करना पड़ेगा। और इंसॉल्वेंसी में आप ये रखो अपना माइंड गेम खेलो कि लाइक इंसॉल्वेंसी में मुझे थोड़े कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस करना है। और बाकी ओपन बुक के लिए तो ओपन बुक रहेगी, आपके पास बुक्स रहेंगी तो उसमें आप अच्छे से देख के लिख सकते हो। तो इधर इंसॉल्वेंसी में इतना ये याद करने वाली चीज़ें मत रखो, नहीं तो वो पूरा सीआरवी बहुत हेवी लगता है, बल्कि एकदम। तो फिर एक और आप काम कर सकते हो कि क्योंकि कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में भी हमारे केस लॉज आते हैं, इंसॉल्वेंसी में भी केस लॉज आते हैं। तो अभी से ही आप मिक्स मत करके चलो, पहले एक एक पार्ट को कंप्लीट करो। लाइक ऐसा कर सकते हो कि आप कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के 10-10 या 5-5 करके अभी से ही, लाइक अभी आपके पास 3 मंथ्स हैं, तो अभी से ही आप 5-5 या 10-10 अपनी केस लॉस को स्ट्रॉन्ग करते चलो और उनको एडअप करो। लाइक आपने जो 10 केस लॉस पिछले दिन देखे थे, वही अभी नेक्स्ट डे आप देख लो कि मैंने पहले कौन से 10 देखे थे और आज के 10 ऐड कर लो। तो ऐसे एडिट करते-करते आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके 100 केस लॉ हो जाएँगे। और उसमें भी आपको ये नहीं करना, कुछ केस लॉस का एकदम नाम भी याद कर लो और बाकियों का सिर्फ़ आप ये देखो कि इसकी समरी क्या हुआ था इस केस में। तो बेसिकली वही आएगा आपका पूरा, ठीक है? तो अब हम आगे बात करेंगे कुछ एडिशनल हैक्स जो आपके एग्जाम हॉल में या फिर अभी भी प्रिपरेशन में बहुत टाइम सेव करेंगे। तो पहला तो है कि आप अपने न्यूमेरिकल्स को बहुत ज़्यादा ओवरडू मत करो। लाइक एक न्यूमेरिकल्स अगर आपने कॉपी बंद करके देख लिया लिख के, अगर वो तब भी आ रहा है आपको तो वो बनेगा एग्जाम हॉल में भी। तो डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स करो और आप अपने न्यूमेरिकल्स में ये भी एक्सप्लेन करो, लाइक वैल्यूएशन के मतलब टॉपिक में न्यूमेरिकल्स है तो उसमें एक्सप्लेन करो कि आपने वही मेथड क्यों चूज़ की है। लाइक वो मेथड पूरा एक्सप्लेन कर दो थ्योरी वाइज भी, लाइक न्यूमेरिकल में भी आपको समझाना है पूरा एग्जामिनर को कि मैंने क्यों लिखा, ठीक है? और अपने न्यूमेरिकल्स को ना फ्रीक्वेंटली सॉल्व करो। लाइक बीच में अगर आपने बहुत दिन से नहीं किए हैं तो देखते रहो ताकि वो दिमाग में हो, सारे फॉर्मूलाज लिख लो एक जगह पे। और अभी से ही लाइक जितने भी प्रोसीजर है उनके अभी से ही फ्लो चार्ट्स बनाते चलो, जितनी भी टाइम लाइन्स हैं उनको याद करने के लिए अभी से ही थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। वो थोड़े थोड़े शॉर्ट नोट्स, थोड़ा मैपिंग करनी पड़ेगी, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। तो अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं, तो आप मेरी वीडियोज़ को लाइक करिए, अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।